नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाए, उन्हें एजुकेटेड किया जाए, तो उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार हिंदुस्तान में किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, सरकार में आने के बाद एक कुशल डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस करने में ये लोग असफल होते हैं। इन्हें पता नहीं है कि शिक्षा आतंकवाद की जड़ नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में और मुरादाबाद में लखनऊ से दिल्ली लखनऊ और मुरादाबाद से 3 आतंकवादियों को एनआईए ने अरेस्ट किया और ये तीनों आतंकवादी बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। इसमें से एक पूना का है शाहनवाज, जो माइनिंग इंजीनियर है, और माइनिंग इंजीनियरिंग जब पढ़ रहा था तो उसी समय मिनरल्स को मिलाकर इसने ब्लास्ट करने का टेक्निक सीखा और ये बम बनाने में माहिर है। वैसा ही एक अरशद वारसी जो मूलतः झारखंड का रहने वाला है, लेकिन उसे भी लखनऊ से अरेस्ट किया गया, मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया अरशद वारसी को। अब ये अरशद वारसी कौन है, इसको समझ लीजिए। अरशद वारसी भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के उसने एमबीए किया और फिर अभी जामिया मिलिया से ये पीएचडी कर रहा है। इसके अलावा जो तीसरा है उसमें है मोहम्मद रिजवान अशरफ, ये आजमगढ़ का रहने वाला है। ये भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है। तो तीनों इंजीनियर है। शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर है, अरशद वारसी मैकेनिकल इंजीनियर और मोहम्मद रिजवान कंप्यूटर इंजीनियर। उसमें से अरशद वारसी बीटेक के बाद एमबीए करता है और फिर पीएचडी करने के लिए जामिया मिलिया आ जाता है। ये जामिया मिलिया में रहते हुए ही जब शाहीन बाग का धरना चल रहा था, इसका ये मुख्य सूत्रधार में से एक था। और उसी समय ये एक शर्जिल इमाम के साथ मिलकर के, जो वो भी शर्जिल इमाम भी जेएनयू से पीएचडी कर रहा था। अब शर्जिल इमाम को चूंकि आप लोग भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूं कि ये शर्जिल इमाम बिहार का रहने वाला है और ये भी जेएनयू से पीएचडी कर रहा था। और इसका एक भाषण बहुत ही उस समय कुख्यात कहिए हुआ था, जब ये कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान को चिकन नेक से काट दिया जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जा सकता है। और उसी केस में ये अरेस्ट भी हुआ था, अभी भी शायद वो जेल में ही है। तो ये अरशद वारसी और शर्जिल इमाम के बीच बहुत सारे व्हाट्सएप चैट और वॉइस चैट हुआ है। इसका प्रूफ एनआईए को मिला है और उससे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इनका लिंक आईएसआईएस और आईएसआई दोनों से है। ये दोनों से व्हाट्सएप पर बात करते थे। अब आईएसआईएस को समझ लीजिए। आईएसआईएस का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये वही संगठन है जो पूरे इराक में या मुस्लिम वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ था। और एक याद होगा जो पत्रकारों को लाइन में खड़ा करके गर्दन उड़ा देता था, उसी आईएसआईएस के मॉड्यूल से ये लोग भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो मैंने आईएसआई कहा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की जासूसी संस्था है। कभी 2014 के पहले ये भारत में बहुत ही एक्टिव रहती थी, लेकिन इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए कि 2014 के बाद आईएसआई की गतिविधियां बहुत हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन अभी आईएसआई ने अपना मॉड्यूल भी, अपना मेथड ऑफ ऑपरेशन चेंज कर दिया है। पहले वो डायरेक्ट घटना करवाता था, खुद फंडिंग करता था, खुद ट्रेनिंग देता था और कश्मीर के थ्रू या फिर नेपाल के थ्रू अंदर भारत में पहुंचाकर लोगों से आतंकवादी घटनाएं कराता था। लेकिन अब वो क्या करता है कि चूंकि विदेशों में, देश विदेश में उसकी बदनामी हुई, उस पर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगाया, आर्थिक प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है,
तो इससे बचने के लिए उसने अब आईएस का सहारा लेने लगा है। वो डायरेक्ट फंडिंग नहीं करके अब जो युवा हैं, जो मुस्लिम युवा हैं, उन्हें आईएस की तरफ पहले ले जाता है और उसके थ्रू अपने ट्रेनिंग और फंडिंग करके वो हिंदुस्तान में अपना ऑपरेशन चलाना चाहता है। ये इस बात का खुलासा हुआ है जब ये तीनों को पकड़ा गया है। ये तीनों उसमें से अरशद वारसी हो, शाहनवाज हो, मोहम्मद रिजवान हो, इन तीनों ने एक्सेप्ट किया और इनके व्हाट्सएप चैट से इसको प्रमाणित होता है। ये उनका सारा कच्चा चिट्ठा निकल गया है कि पाकिस्तान में बैठे हुए गौरी और फैजान नाम के हैंडलर्स ये मिले हुए थे और उनके इशारे पर ये काम करते थे। अब अगर किसी को लगता है कि कंप्यूटर और कुरान हाथ में दे देने से ये अगर रेडिकलाइज होने से बच जाएंगे, तो मुझे तो ऐसे लोगों की समझ पर ही तरस आती है। क्योंकि अगर आप जब तक किसी बीमारी का सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं करते हैं, आप उसका उपचार भी सही ढंग से नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है कि एजुकेशन की कमी के चलते या रोजगार की कमी के चलते ये मुस्लिम बच्चे आतंकवादी होते हैं, तो ये आपकी मूर्खता ही है, नासमझी नहीं, ये मूर्खता है। क्योंकि ये जितने हैं ये सारे इंजीनियर हैं और पीएचडी कर रहे हैं। इनके पास न तो किसी रोजगार की कमी है और न ही एजुकेशन की कमी है, लेकिन फिर भी ये अगर आतंकवाद के रास्ते पर हैं तो इसकी जड़ कहाँ, इसको समझना होगा। इसके पहले आप याद कीजिए कि गोरखपुर मंदिर में भी एक ऐसा ही लड़का गया था, वहां पर चक्कू लेकर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, उसको पकड़ा गया। तब लोगों ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार था। ये मत भूलिए, वो लड़का भी आईआईटी का प्रोडक्ट था। अब आईआईटी से पढ़ा हुआ या फिर किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी बीटेक किया हुआ, एमबीए किया हुआ, पीएचडी किया हुआ लड़का इतना रेडिकलाइज हो जाता है कि ये लोग राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में अटैक करने वाले थे। इनकी योजना थी कि 26/11 को जो कुछ मुंबई में हुआ था, कुछ उसी प्रकार की घटनाएं इंडिया के 24 स्थानों पर किया जाए। उसकी प्लानिंग ये लगभग इनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी और वैसे में एनआईए ने इन्हें अरेस्ट किया है। अब सोचिए, अगर इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता तो ये दिवाली और दशहरा के बीच में किस ढंग से हिंदुस्तान को दहलाने वाले थे। और ये मेरा अपना जो एक ऑब्जर्वेशन है, भले ही लोग मुझे सांप्रदायिक कह सकते हैं, मुझे लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि शिक्षा की कमी से ये बच्चे रेडिकलाइज होते हैं, तो मैं उनकी बात को सिरे से नकारता हूं। क्योंकि ये बातें इनके धर्म से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता इनके धर्म से आती है। धर्म में कहीं ना कहीं कोई बातें ऐसी है जो इन्हें रेडिकल होने के लिए, आतंकवाद के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात जो इस केस में दिखाई देती है कि अगर एक कहीं पर लड़का पकड़ा जाता है, एक अखलाक की हत्या हुई, नहीं होनी चाहिए थी, हम सब उसका कंडेम करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन आज ये जब 3 आतंकवादी पकड़े गए, शर्जिल इमाम का भाषण सबके सामने आया, उमर खालिद वो भी जेएनयू का है, वो उसका भाषण भी सबके सामने आया था कि जब ट्रंप इंडिया में हो तो उस समय दिल्ली में दंगा होनी चाहिए, ताकि देश विदेश के जब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट दिल्ली में उपस्थित हों तो ये मैसेज जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। और जब सांप्रदायिक दंगा होगा, जब अराजकता फैलेगी, तो कोई भी आदमी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा तो कोई भी देश कमजोर बनता है। तो इन लोगों का इरादा है कि भारत अगर कमजोर होता है तब इनकी दाल गलेगी। क्योंकि अगर उस समय भी याद कीजिए, जब मोहम्मद गोरी आया था तो भारत की रियासतें आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी, वो कमजोर थी, तभी इनकी दाल गली और एक छोटे 12,000 का आर्मी लाकर लाखों की आर्मी को हरा दिया। जब बाबर आया था तो उस समय भी 1200, उसके पास 12,000 की आर्मी थी और उसने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ऊपर आर्मी को हराया। इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था। उसके पहले भी जाइए अगर, तो मोहम्मद गोरी हो, मोहम्मद गजनी हो, ये जो लोग भी आए,
सब थोड़े थोड़े आर्मी लेकर आए, लेकिन यहाँ के चूंकि राजा राजाओं आपस में लड़ते थे तो इनकी कमजोरी का फायदा उठा करके इतने बड़े देश पर उन्होंने आधिपत्य जमाया। ये लोग भी यही चाहते हैं। ये जितने आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित हैं, इन लोगों का भी उद्देश्य यही है कि जैसे भी हो हिंदुस्तान कमजोर हो, और कमजोर होगा तब इनकी दाल गलेगी। इनका उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो, ताकि जब छोटे छोटे राज्य होंगे, कमजोर होंगे, तब इनका तेजी से इस्लामीकरण किया जा सकता है। तो इनका उद्देश्य इस्लामीकरण है। ये गजवाए हिंद के पॉलिसी पर चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के नेता हैं जो चाहते हैं कि समझते हैं कि इन्हें कंप्यूटर दे करके अगर शिक्षा देंगे, एजुकेट करेंगे तो ये सुधर जाएंगे। अरे भाई, ये नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनकी जड़ में इनका दिमाग का रेडिकलाइजेशन हुआ है। आप इनके पेज पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, पेज का नाम है स्टूडेंट्स ऑफ जामिया, और उसमें क्या लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म। ये लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। यही मुस्लिम नेताओं को भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में दिखाई देती है। लेकिन ये जितने युवा हैं उनके पेज पर जाइए तो वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म। और मैंने ये पढ़ दिया तो ये कहेंगे आप तो मुसलमान हो गए। ये भी एक करता है कि अगर कोई आदमी ये जो कलमा पढ़ दिया तो मुसलमान हो गया। तो इनका उद्देश्य जैसे भी है, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार ही नहीं, पूरे देश का इस्लामीकरण करना है, गजवा हिंद करना है। और इसमें सभी पढ़े लिखे लोग ही लगे हुए हैं। जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की कमी के कारण ये आतंकवादी बनते हैं तो बहुत बड़े मुगालते में है। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने 5 नाम दिया, 3 तो अभी पकड़े गए हैं और 2 का नाम हिंदुस्तान में लगभग सब कोई जानता है, शर्जिल इमाम और उमर खालिद। ये दोनों भी पीएचडी हैं। ये उमर खालिद वही है जो कन्हैया के साथ ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ग्रुप का है। उसमें कितने बार ये पकड़ाया, कितना बार जेल गया। लेकिन यहाँ पर फिर ये बात भी आती है कि एक तो ये रेडिकलाइज हैं, लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके पास ये कह के कि पर्याप्त सबूत नहीं है, फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है, इनकी जमानत हो जाती है। और आश्चर्य की बात है 10 साल तो नरेंद्र मोदी की सरकार का भी हो गया, इनमें से किसी को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? अब सजा देना कोर्ट का काम है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कोर्ट ने भी 10 साल लगा दिया। 10 साल में आपने किसी को सजा नहीं दी। लेकिन अगर कहीं अभी नूह में हरियाणा में घटना हुई और उसके आरोपियों पर जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा गया पत्थरबाजी करते हुए, जिन छतों से पत्थरबाजी हो रही थी वो दिख रहा था, अब उस पर अगर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कार्रवाई की तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने उसे रोक दिया, वो भी स्वतः संज्ञान लेते हुए। लेकिन इन सारी चीजों पर कभी भी कोई भी कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। आतंकवादी पर, किसी उपद्रवी पर जब कोई सरकार काम करेगी तब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी। लेकिन ये आतंकवादी कुछ भी करें, कुछ भी भाषण दें, जैसी भी अराजकता फैलाएं, कोई भी कोर्ट कभी भी इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता। स्वतः संज्ञान की तो बात छोड़िए, खुद जब पुलिस उस पर आरोप दायर करती है, चार्जशीट दायर करती है, तब तो इसका फैसला करो। लेकिन 10-10 साल 20-20 साल से कोर्ट में पेंडिंग है केस, और ये सब जमानत पर फिर बाहर निकलते हैं और जमानत में बाहर आकर के फिर ये कांड करते हैं। इसमें से अरशद वारसी पहले भी जेल जा चुका है। ये शहनवाज को पुणे केस में, पुणे की एक आतंकवादी घटना में इसे एनआईए ने लगभग पकड़ लिया था, लेकिन वहां से भागने में सफल रहा। इन तीनों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित था। इन्हें पनाह देने वाले कौन थे? अरशद वारसी वहीं शाहीन बाग जामिया एरिया में रहता था। एक क्या मुबारक के कोई अपार्टमेंट है, उसमें फ्लैट नंबर 121 में, मुबारक फ्लैट में, फ्लैट 3rd फ्लोर के 121 फ्लैट नंबर 121 में रहता था।
इसको कोई भी ऐसा नहीं था कि ये बाद में कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा है। सबको पता रहता है, क्योंकि ये मस्जिदों में जा के भाषण देते हैं, मस्जिदों में जा करके ये लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। ये शर्जिल इमाम भी, ये तो इमाम ही है। और इसमें से एक के जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है, इसने जो आजमगढ़ का रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसने बायाफ्ता मौलवी की भी ट्रेनिंग ली हुई है। तो हमें अभी तक यही पता था कि मौलवी तो एक धार्मिक लोग होते हैं जो मुसलमानों में धार्मिक शिक्षा देते हैं। कोई भी धर्म गलत तो नहीं सिखाता है, लेकिन ये कैसा ट्रेनिंग लिया कि आतंकवादी बन गया। तो बात यह है कि अगर आप अभी भी लगता है किसी को कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये शिक्षा की कमी से आतंकवादी हुए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनका एक ही उपचार है कि इन्हें आइसोलेट किया जाए। मैं तो सीधा कहता हूं कि आप दो में से आपको एक चुनना होगा। या तो आप अच्छे मुसलमान हो सकते हैं या फिर एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। कोई है तो इस पर डिबेट रख कर दिखा ले। अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान साथ साथ हो ही नहीं सकता। मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। कुरान में इतनी बार हत्या हिंसा की चर्चा की गई है कि उसको पढ़ करके उसको फॉलो करने वाला आदमी या तो अच्छा मुसलमान हुआ तो फिर वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ हत्या और काट मार की बात की गई है। और जिसको पूरा पढ़ने का फुर्सत नहीं हो, कम से कम उस कुरान का सूरह निसा पढ़ ले और पढ़े उसमें क्या लिखा हुआ है। उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि ये जितनी आतंकवादी घटनाएं होती है संसार भर में, उसका कारण कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ पे।